गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड है हमारा। स्टैटिक्स चल रहा है, ठीक है। स्टैटिक्स का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। क्या है भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक? देखो, किसी दिए पिंड, स्टेटमेंट सेकेंड है हमारा, स्टेटमेंट सेकेंड, ठीक है। क्या है? किसी दिए पिंड, क्या लिखवा दिया था ये? किसी दिए पिंड साम्यावस्था में नहीं, साम्यावस्था में नहीं के विभिन्न बिंदुओं पर क्रियाशील, के विभिन्न बिंदुओं पर क्रियाशील, विभिन्न बिंदुओं पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय, समतलीय बल निकाय, समतलीय बल निकाय का या तो एक बल का, या तो एक बल या एक बलयुग्म में, या एक बल युग्म में समानयन किया जा सकता है, समानयन किया जा सकता है। देखो बात को समझना। क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमारे पास क्या सिचुएशन है कि किसी दिए गए पिंड पर, जो कि क्या है, साम्यावस्था में नहीं है। साम्यावस्था में नहीं होने का क्या मतलब समझते हो तुम? कि या तो पिंड गति कर रहा होगा या घूम रहा होगा, रोटेशन कर रहा होगा, ठीक है। तो दो स्थितियां हो सकती है। तो क्या क्या स्थिति होगी? या तो गति करेगा या घूमेगा, ठीक है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या होगी? घूमेगा, गति नहीं करेगा। तीसरी स्थिति गति भी करेगा और घूमेगा। तो यहाँ पर हमें तीन स्थितियां प्राप्त हो जाएंगी जब कोई पिंड साम्यावस्था में नहीं होता है। तो जब भी कोई पिंड साम्यावस्था में होता है तो हमें पता है कि परिणामी बल का मान भी 0 होता है और जी का मान भी 0 होता है। अगर ये दोनों के मान 0 हो गए तो हम क्या कहते हैं कि पिंड क्या है हमारा? साम्यावस्था में है। बात समझ में आ गई? अरे जितने भी बल लगाए सारे 0 हो गए, कटकुटा किए, है ना। कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, तो सारे 0 हो गए, यानी कि परिणामी बल का मान 0 हो गया और जी का मान भी क्या हो गया? 0। मतलब जितने भी आघूर्णों का बीजगणितीय योग क्या हो गया? 0 हो गया, यानी कि पिंड क्या रहेगा? साम्यावस्था में रहेगा। अब यदि पिंड साम्यावस्था में नहीं है, पिंड साम्यावस्था में नहीं है, तो यहाँ पर तीन स्थितियां उत्पन्न होंगी। कितनी स्थितियां? तीन। पहली स्थिति r0 हो, है ना, तथा g इज इक्वल टू 0 हो जाए। दूसरी स्थिति r इज इक्वल टू 0 हो तथा g इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। तीसरी स्थिति r भी नॉट इक्वल टू 0 तथा g भी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? क्लियर? अब देखो इस पहली स्थिति पर विचार करते हैं। पहली स्थिति में क्या होगा कि g का मान क्या है? 0। मतलब जितने भी आघूर्ण थे वो उनका जुड़ कर सारे क्या हो गए? 0 हो गए। अब क्या बचा? केवल r बचा। यानी कि कुल मिला के जैसे मान लो एक वस्तु है, उस पर मैं बहुत सारे बल लगा रहा हूं, उसके विभिन्न बिंदुओं पर बल लगा रहा हूं। अब क्या हुआ कि वो गति कर गई वस्तु, तो इसका मतलब क्या हुआ कि r का मान 0 हो गया। अब एक बात बताओ, वो एक ही दिशा में गति करेगी? एक ही दिशा में गति करेगी, ऐसे चलती रहेगी। जिधर ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा उधर गति करेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी बल हम इधर से लगा रहे थे, इधर से लगा रहे थे, पीछे से, आगे से, इधर चारों तरफ से बल लगा रहे थे, तो वो जिस दिशा में गति हुई तो हमें एक चीज पता चल गई कि हमें एक परिणामी बल r का मान मिल गया। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा? g का मान तो 0 है, r का मान क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें लिखेंगे हम कि इस स्थिति में बल, जो क्रियाशील बल निकाय है, उसको किसमें सम्मानित किया जा सकता है? एक परिणामी बल r में सम्मानित किया जा सकता है। देखो ऐसे समझो, ये कोई पिंड है, ये कोई वस्तु है, इस पर मैं बल लगा रहा हूं, इधर 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 इधर, इस तरह से मैं क्या कर रहा हूं? बल लगा रहा हूं।
ठीक है। अब एक बार बताओ, ये वस्तु R का मान क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इन सभी इधर लगा रहा हूं 2 न्यूटन -3 न्यूटन इस तरह से बल लगा रहा हूं मैं, ये सभी जुड़ जुड़ा कर R का मान क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब R का मान 0 तो नहीं आएगा। R का मान 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या समझ रहे हो तुम, इसका मतलब वस्तु क्या है, गतिमान है। गतिमान है तो किसी न किसी दिशा में गतिमान होगी, सपोज ये किस दिशा में गतिमान हुई, इस दिशा में गतिमान हुई। तो एक बात बताओ, अगर ये इस दिशा में गतिमान हुई तो इसका क्या मतलब है कि जो परिणामी है हमारा वो इस दिशा में मिला हो, परिणामी जो बल है, जब अगर वस्तु इस दिशा में गतिमान है तो परिणामी बल किस दिशा में मिलेगा, हमें इस दिशा में मिलेगा। तो जितने भी बल है उनका प्रभाव खत्म हो गया, अब क्या बचा, केवल एक परिणामी बल बचा, जिसकी वजह से वस्तु क्या हो रही है, गति। तो जितने भी बल थे वो किसमें समानित हो गए, एक बल में समानित हो गए। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। तो इस स्थिति में जो समतलीय बल निकाय पर जो क्रियाशील बल है उनको क्या किया जा सकता है, एक बल में समानित किया जा सकता है। दूसरी स्थिति पर विचार करेंगे, इसमें R का मान 0 है, इसका मतलब वस्तु रोटेशन नहीं कर रही है। G का मान क्या है, सॉरी वस्तु गति नहीं कर रही है, G का मान क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 है तो वो रोटेशन कर रही होगी, अब किधर ना किधर तो रोटेशन कर रही होगी, इधर कर रही होगी। दो ही प्रकार के रोटेशन हो सकते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। तो रोटेशन कर रही होगी, तो हमें क्या समझ में आया कि इस स्थिति में R का मान तो 0 है, परंतु G का मान क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, बलों को क्या किया जा सकता है, एक बल युग्म के आघूर्ण में समानित किया जा सकता है। ठीक है, दो स्थितियां तो बहुत इजी है, पहले मैं समझा देता हूं, फिर एक साथ अपन पूरे दीवार लिखेंगे कंप्लीट। तीसरी स्थिति क्या है, R इज नॉट इक्वल टू 0 और G इज नॉट इक्वल टू 0। R नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब परिणामी मिलेगा, परिणामी मिलेगा, परिणामी R हो गया। G नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हमें बल युग्म भी मिलेगा। नहीं बात समझ में, अरे G नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, G क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण। आघूर्ण मिल रहा है तो आघूर्ण कब मिलेगा, जब बल युग्म होगा। तो अगर G नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें बल युग्म भी मिलेगा। अब इस बल युग्म में क्या होता है, ये जो भुजा होती है और ये जो भुजा होती है किसको निरूपित करती है, मतलब इस दिशा में एक बल कार्यरत होता है और इस दिशा में एक बल कार्यरत होता है। अब हमें नहीं पता कि इस बल युग्म में ये जो बल है जो इधर आरोपित हो रहा है और जो इधर आरोपित हो रहा है ये कौन है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे भाई, हमें ये तो पता है कि बल युग्म में क्या होता है कि इधर भी जो बल आरोपित होता है वही सेम बल इधर आरोपित होता है, ये तो हमें पता है। तो G नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमें क्या मिलेगा, एक बल युग्म तो मिलेगा, पर ये बल कौन है, ये बल कौन है हमें नहीं पता। आगे बात समझ में, तो हम क्या करेंगे, इस बल युग्म को किसके रूप में बना देंगे, इस R बल के रूप में बनाएंगे। हम मान लेंगे कि G नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो हम मान लेंगे कि इधर भी R बल कार्यरत है और इधर भी क्या बल कार्यरत है, R बल कार्यरत है। पर अब देखो ये जो डिस्टेंस है भाई, जो G का जो जो होता है वो क्या होता है, आघूर्ण होता है, बल युग्म का आघूर्ण। आघूर्ण क्या होता है, बल इनटू लंबवत दूरी। तो बल तो हमने कह दिया R ले लिया सपोज अपनी इच्छा से, पर जो लंबवत दूरी है वो क्या रहेगी। देखो अगर हम आघूर्ण की बात करें तो आघूर्ण क्या होता है, बल का परिमाण इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये होती है। ठीक है, आघूर्ण हमें पता है कि G है, लंबवत दूरी यहां मान लेते हैं O डैश, लंबवत दूरी क्या मान ली, O डैश। अब सुनो, बल अगर मैं R यूज कर रहा हूं तो लंबवत दूरी कितनी लूं, मैंने कहा G मुझे दिया हुआ है, ठीक है, R मैंने माना है, भाई मैं R मान लेता हूं बल को, तो R में मानूंगा तो दूरी कितनी, भाई हम जो R काम में ले रहे हैं बल, वो किसी दूरी R पर स्थित तो होंगे ना, इधर होगा एक इधर होगा, ये दूरी कितनी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूरी बराबर G बटा R। मतलब कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है यहाँ पे हमारे पास कि ये दूरी कितनी आ जाएगी, G बटा R आ जाएगी। तो इसको ऐसे समझेंगे, अगर किसी बल युग्म का आघूर्ण G है,
अगर किसी बलयुग्म का आघूर्ण g है और आप बलयुग्म में बल क्या काम में ले रहे हो, r काम में ले रहे हो, तो आपको जो दूरी है ना वो इस तरह से लेनी पड़ेगी, तभी बलयुग्म का आघूर्ण g रहेगा और बल r रहेगा। बात समझ में आएंगे? तो बलयुग्म का आघूर्ण अगर आप g ले रहे हो और बल क्या काम में ले रहे हो, r, तो जो दूरी है उन दोनों के बीच की o डैश वो कितने लेनी पड़ेगी, g और r का अपोन लेना पड़ेगा। सुनो, r गुणा में तो इधर भाग में आ गया तो g बटा r हो गया। आगे बात समझ में? तो ये दूरी हमें काम में लेनी पड़ेगी। ठीक है, मामला समझ में आ गया? क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब सुनो, तो हमें ये समझ में आया कि हमारे पास r की नॉट इक्वल टू 0 है, तो परिणामी हमें मिलेगा। अब मैंने क्या किया, इस बिंदु को क्या मान लिया, O। ठीक है, यहां से मैंने इस तरह से एक बल तो इसी की विपरीत दिशा में r आरोपित कर दिया और एक बल इसके समांतर दिशा में मैंने आरोपित कर दिया r, और ये दूरी ले ली मैंने O डैश। आगे बात समझ में? भाई मुझे g चाहिए, g नॉट इक्वल टू 0 है तो बलयुग्म तो होगा, और जो बलयुग्म होता है वो किसके सापेक्ष होता है, O के सापेक्ष। तो ये O के सापेक्ष बलयुग्म मैंने बना लिया। देखो बलयुग्म है, ये बलयुग्म है, ये 90 डिग्री का कोण है भाई, ये 90 है और ये भी क्या है 90, तो ये बलयुग्म हो गया। आगे बात समझ में? अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर r कैसे ले लिया, बल में मैं यहाँ पर कुछ भी मान सकता हूँ, पर मुझे उस हिसाब से मानना पड़ेगा कि जो दूरी है वो क्या रहे, हमेशा ओ डैश के बराबर है, इनका जो अनुपात है। आगे बात समझ में? तो ये जो दूरी है ओ डैश कितनी हो जाएगी हमारे पास, g बटा r। अब हमने क्या देखा इस स्थिति में, इसको हम O, इसको हम A और इसको हम क्या कह देते हैं, B डैश दिशा कह देते हैं। ठीक है ना? अब सुनो, इस स्थिति में क्या करेंगे हम, बलयुग्म G के आघूर्ण को क्या करेंगे, दो समान बलों में वियोजित करेंगे। ठीक है, एक बल तो क्या होगा, OA के अनुदिश दिए गए r की विपरीत दिशा में, और एक बल क्या होगा, O डैश B के अनुदिश। आगे बात समझ में? और किसके समांतर, दिए गए r की क्रिया रेखा के समांतर। ये क्रिया रेखा कहलाती है, पता है ना क्रिया रेखा क्या होती है, जिस रेखा के अनुदिश बल कार्यरत होता है उसे क्रिया रेखा कहते हैं। तो इस बल की क्रिया रेखा क्या है, O डैश B, इस बल की क्रिया रेखा क्या है, OB। तो हमने इस तरह से क्या बना लिया, एक बलयुग्म के लिए बलयुग्म भी निरूपित हो गया हमारे पास और परिणामी r भी निरूपित हो गया। क्लियर मामला? अब हमने क्या देखा कि OA के अनुदिश क्रियाशील बल r, ध्यान से समझो, इस रेखा के अनुदिश क्रियाशील बल r दिए गए बल r से क्या हो गया, संतुलित हो गया, कैंसिल हो गया ना, क्योंकि r उधर है और ये इधर है, तो ये बल किसमें, ये बल और ये बल कैंसिल हो गया। अब पता है क्या हुआ, हमारे पास परिणामी बल हमने कहा माना था, O पर माना था, वो शिफ्ट होकर कहाँ गया, O डैश पर। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, अब जो बल शिफ्ट होकर आ गया कहां पर, O डैश r पर। तो पता है क्या होगा, क्वेश्चन में वो हमसे कहेगा कि r भी नॉट इक्वल टू 0 है, g भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो बताओ कि परिणामी कहां से गुजरेगा, परिणामी की क्रिया रेखा बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा हमारे पास। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया? तो क्या बचेगा, केवल एक बल बचेगा, O डैश B के अनुदिश, उसका नाम क्या होगा, r होगा। फिर आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम इस क्रिया रेखा O डैश B का क्या निकालेंगे, समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समीकरण। जैसे ही हमें समीकरण पता चल जाएगा वैसे ही हम क्या कर पाएंगे, फिर उस जो बल आएगा हमारे पास r, वो जिस क्रिया रेखा O डैश B के अनुदिश है उसका समीकरण हम लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें लिखो, देखो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। समझा तो दिया मैंने पूरी चीज। देखो ऐसे लिखते हैं, इसका प्रूफ लिखते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, वे बताओ, किसी पिंड पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय का इसके समतल
में स्थित किसी स्वच्छ बिंदु O पर एक परिणामी बल तथा बल युग्म में समानयन किया जा सकता है। ठीक है, परिणामी में O के सापेक्ष बल युग्म G में, या फिर है ना O के सापेक्ष लिख लो, O के सापेक्ष एक बल, परिणामी बल तथा बल युग्म क्या है हमारे पास भाई? G, और परिणामी बल क्या है हमारे पास? R में समानयन किया जा सकता है। ये जो पिछला स्टेटमेंट था ना हमारा, यही तो था कि किसी पिंड पर एक बल कार्यरत है बहुत सारे अलग अलग बिंदुओं पर, तो हमने क्या किया था वहां पर अभिषेक, एक बल परिणामी बल निकाल लिया था और एक आगुण G निकाल लिया था, बल युग्म का आगुण G निकाल लिया था, तो बल युग्म में समानयन किया जा सकता है। ठीक है, अब सुनो, चूंकि यहां पर पिंड, चूंकि ऐसे लिखो, चूंकि दिया गया पिंड साम्यावस्था में नहीं है, साम्यावस्था में है क्या? नहीं है। अतः यहाँ निम्न तीन स्थितियां उत्पन्न होंगी। अतः यहाँ निम्न तीन स्थितियां उत्पन्न होंगी। ठीक है, पहली क्या होगी स्थिति में बताओ? पहली R नॉट इक्वल टू 0 तथा G इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा इस स्थिति में? समझो भी बात को ध्यान से इधर सुनो। इस स्थिति में क्या होगा मैं बताओ? परिणामी बल R में समानयन किया जा सकता है। मतलब क्या लिखो इस स्थिति में? पिंड पर थोड़ा जमा के लिखेंगे ना, पिंड पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय का एक परिणामी बल, भाई जो नॉट इक्वल टू है ना उसमें समानयन किया जा सकता है। परिणामी बल R में समानयन किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है? R 0 तथा G इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है मामला? यहां तक ये स्थितियां कैसे उत्पन्न हुई, समझ में आ गई ना? क्योंकि पिंड साम्यावस्था में नहीं है, इस वजह से ये स्थितियां यहां पर उत्पन्न हुई है। तो इसमें क्या लिखूं? इस स्थिति में पिंड पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय का एक बल युग्म में समानयन बल युग्म G में है ना, बल युग्म G में समानयन किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी स्थिति क्या पैदा हुई है मैं बताऊं? R नॉट इक्वल टू 0 तथा G नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा भाई बताओ? देखो हमने शुरुआत कहां से की थी कि हमें पता है कि परिणामी है तो R कहीं ना कहीं से, तो मतलब R गुजरेगा, बिंदु O से गुजरेगा। तुम्हें पता हो तो एक लास्ट में रिमार्क नंबर 2 लिखाया था मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में। हमने कहा था कि बहुत सारे
बल है, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, इस तरह से इन सभी बलों को स्वयं के समांतर मूल बिंदु पर स्थानांतरित करने पर, तो ये सारे बल P1 था, P2 था और ये P3 था, सारे के सारे बल कहाँ स्थानांतरित कर दिए थे हमने? मूल बिंदु पर। तो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, अप टू सो ऑन। ठीक है, और मूल बिंदु पर हमने R, मूल बिंदु पर जो गुजरता है हमने उसको किससे निरूपित किया था? R से, परिणामी बल R से निरूपित किया था। ठीक है, तो परिणामी बल R हमारे पास ये हो जाएगा। अब चूंकि हमारे पास G भी क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। G नॉट इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब है निमेश? आगुण मिलेगा, आगुण मिलेगा, इसका मतलब बल युग्म मिलेगा, यानी कि G नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब हमारे पास एक बल युग्म होगा। अब बल युग्म में ये बल कितने कितने होंगे? इसको मान लिया सपोज R और इसको भी मान लिया सपोज R, तो क्या लिखूंगा? देखना मैं अब इस स्थिति में बल युग्म G को दो समान बल R में वियोजित करते हैं। किसमें वियोजित कर दिया? G को हमने दो बल R में वियोजित करते हैं, जिनमें से एक बल R दिशा किसके अनुदिश? OA के अनुदिश दिए गए R की विपरीत दिशा में, है ना? जिनमें से एक बल R OA की दिशा में दिए गए परिणामी बल R की विपरीत दिशा में, है ना? OA के अनुदिश दिए गए परिणामी बल R की विपरीत दिशा में कार्यरत है ना? विपरीत दिशा में तथा दूसरा किसके अनुदिश? दूसरा किसके अनुदिश? है ना? किसके अनुदिश? O डैश B के अनुदिश, तथा दूसरा O डैश B के अनुदिश दिए गए परिणामी बल R के समांतर है। अगली बात समझ में क्लियर है मामला? एक बल तो क्या है? OA के अनुदिश है R के विपरीत दिशा में, तथा दूसरा बल क्या है? O डैश B के अनुदिश है, किसके समांतर? दिए गए परिणामी बल R के समांतर। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पर हमने R बल काम में तो ले लिया, कोई गम नहीं है, ठीक है ना? तुम बल कुछ भी काम में ले लो, कोई गम नहीं है, पर ये जो दूरी है ना, ये उसी हिसाब से मेंटेन होनी चाहिए, डिस्टेंस। अब देखो, क्योंकि हम जानते हैं, देख लिया ऊपर वाला, चूंकि हम जानते हैं। अच्छा, एक चीज यहां और देखो, यहां O डैश लंबवत है किसके? बताओ, OA। इतनी सी चीज ध्यान रखो, क्योंकि हम जब आगुण बल युग्म बनाते हैं तो वो लंबवत चलते हैं, तो किसके लंबवत हो गए हमारे पास? O डैश जो है वो किसके लंबवत हो गए? OA, तथा O डैश लंबवत है OB के, है ना? OB डैश के, ऐसे दोनों में लिख दो, लंबवत हो गए। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? मैं बताऊं, बलों का परिमाण इंटू बलों
की क्रिया रेखा, ये क्रिया रेखा है, ये क्रिया रेखा है, बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अब सुनो, बलयुग्म का आघूर्ण क्या है, जी, बलों का परिणाम क्या है, परिमाण क्या है, आर, लंबवत दूरी क्या है, ओ डैश। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ डैश बराबर जी बटा आर। ठीक है, कोई तुमसे पूछ ले कि यार मेरे पास r नॉट इक्वल टू 0 और g नॉट इक्वल टू 0 है, किसी क्वेश्चन में तुम्हारे पास आ जाए कि r भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0, क्वेश्चन करेंगे वहां पर आएगा r भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0, g भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो पता है वो हमसे न्यू पूछेगा कि बताओ o डैश कितना है, तो फिर हमें o डैश ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, पर वहां पर वो तुमसे न्यू नहीं कहेगा कि ओ डैश क्या है, ओ डैश कितना है, वहां पर तुमसे अलग तरीके से पूछेगा। वहां पर तुमसे पूछेगा कि जो परिणामी बल नया जो हमें मिला, ये आर है ना और ये बी है, ठीक है, तो जो परिणामी बल है वो एक नई क्रिया रेखा के अनुदिश कार्यरत होगा, तो वो क्रिया रेखा, परिणामी बल की क्रिया रेखा मूल क्रिया रेखा से कितनी दूरी पर है। क्लियर है मामला, आपसे ये पूछेगा कि ये परिणामी बल की जो क्रिया रेखा है मूल क्रिया रेखा से कितनी दूरी पर है, ऐसे नहीं पूछेगा कि ओ डैश कितना है। ठीक है, लिखो इसको। इस प्रकार हम देखते हैं, है ना, अभी लिखते हैं, ये लिख लिया सभी ने। अब सुनो, इस प्रकार के प्रतिस्थापन के अंतर्गत क्या लिखो भाई, देखो, इस प्रकार के प्रतिस्थापन, इस प्रकार के प्रतिस्थापन के अंतर्गत, इस प्रकार के प्रतिस्थापन के अंतर्गत, ठीक है, O पर क्रियाशील बल, O पर क्रियाशील बल, O पर क्रियाशील बल एक दूसरे से, O पर क्रियाशील बल क्या है, ये भी R है और ये भी R है, एक दूसरे से भी चित्र बना देंगे हम। ये देखो, ये चित्र बना दो, ये R, ये भी R और ये O और ये R, ये O डैश और ये, ठीक है। O पर क्रियाशील बल R एक दूसरे से संतुलित रहते हैं, ठीक है ना, उधर खींच रहा है इधर खींच रहा है, एक दूसरे से संतुलित रहते हैं। क्रियाशील बल R एक दूसरे से संतुलित रहते हैं या संतुलित हो जाते हैं, संतुलित हो जाते। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, एक दूसरे से संतुलित हो जाते हैं, ठीक है। तथा तथा निकाय बिंदु O डैश पर और बिंदु O डैश पर क्रिया O डैश पर O डैश B की दिशा में क्रियाशील बल R में समानित हो जाता है। किसमें समानित हो जाता है भाई, जो परिणामी बल R है वो इससे तो क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब एक नया बल बचा केवल, ये दोनों खत्म हो गए। कितने R है, 3 R है, 1 2 3, जिसमें से 2 R तो एक दूसरे को संतुलित कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 1 R बचेगा। तो जो निकाय है हमारा, निकाय का मतलब जितने भी क्रियाशील बलों का जो निकाय, निकाय का मतलब क्रियाशील बलों का निकाय, ठीक है, वो किसमें संतुलित हो समानित हो गया हमारा, O डैश पर क्रियाशील बल O डैश पर O डैश B की दिशा में क्रियाशील बल R में समानित हो जाता है। तो पता है यहाँ पर क्या सीखा हमने, क्या सीखा इस क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन आएगा हमारे पास तो वहां पर वो क्या होगा, उसमें
जी का मान भी नॉट इक्वल टू 0 होगा और आर का मान भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो आपसे वहां पर ये पूछेगा कि जो आर है वो अब कहां से गुजरेगा, तो हमें आंसर देना होगा ओ डैश बी के अनुदिश गुजरेगा और उसकी क्रिया रेखा का समीकरण लिखो। तो क्रिया रेखा का समीकरण हम आगे सीखेंगे, ठीक है। और वो दिए गए परिणामी आर से कितनी दूरी पर गुजरेगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा महेश, ओ डैश निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है विषय? क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। समानित हो जाता है या हो जाएगा, इस प्रकार बल निकाय को इस प्रकार बल निकाय को एक बल R में समानित किया जा सकता है। किसमें समानित किया जा सकता है? देखो सुनो, R नॉट इक्वल टू 0 और G नॉट इक्वल टू 0 की सिचुएशन में हमने किसमें समानित कर दिया? एक बल R में समानित कर दिया। एक बल R ही तो आया ना, जो कहां से क्रियाशील है? जो मूल बिंदु से तो नहीं गुजरता, जो मूल बिंदु से तो नहीं गुजरता, परंतु कहां से गुजरता है बताओ? हमने किसमें समानित कर दिया? आर को, और युग्म को किसमें समानित कर दिया? एक सिंगल बल आर में समानित कर दिया। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, जो मूल बिंदु से तो नहीं गुजरता है, परंतु कहां से गुजरता है? ओ डैश बी से गुजरता है। तो ठीक है ना, नहीं गुजरता परंतु मूल क्रिया रेखा के, मूल क्रिया रेखा का मतलब ये मूल क्रिया रेखा है ना। ये क्या है हमारी? मूल क्रिया रेखा, जो मूल बिंदु से तो नहीं गुजरता परंतु मूल क्रिया रेखा के समांतर ओ डैश दूरी पर बिंदु ओ डैश से क्रिया रेखा ओ डैश बी के अनुदिश क्रियाशील होगा। बात समझ में आई? सब कुछ मैंने इसी में लिख दिया, ठीक है ना। जो मूल बिंदु से तो नहीं गुजरेगा परंतु मूल क्रिया रेखा के समांतर ओ डैश दूरी पर, कितनी दूरी पर? ओ डैश लंबवत दूरी, ओ डैश है ना, ऐसे लिखो, ओ डैश लंबवत दूरी पर ओ डैश से क्रिया रेखा ओ डैश बी के अनुदिश क्रियाशील होगा। क्लियर है मामला यहां तक? ठीक है। तो इस स्थिति में हमने किसमें समानयन किया? ये स्थिति कौन सी थी? G नॉट इक्वल टू 0 और R नॉट इक्वल टू 0। इस स्थिति में हमने क्या किया? किसमें समानित कर दिया? किसमें कर दिया भाई? R में समानित कर दिया। R ही तो आया ना हमारे पास, केवल बच के, बाकी तो कैंसिल हो गया। तो क्या लिखा हमने? वो लिखा हुआ है R में समानित किया जा सकता है, ठीक है। अतः देखो, स्थिति फर्स्ट में किसमें समानित किया था जरा बताना? R में। सेकंड में? थर्ड में? R। तो क्या सीखा हमने? चित्र बना लिया था। क्या सीखा हमने? कि उपरोक्त तीनों स्थितियों में हमने देखा कि जो परिणामी जो बल है हमारे पास और बल युग्म है, उसको हम क्या कर सकते हैं? या तो R में समानित कर सकते हैं या फिर G में समानित कर सकते हैं, क्योंकि तीनों स्थितियों में R और G आया है। फर्स्ट और थर्ड में तो R आया और सेकंड में G आया। तो हम क्या लिखेंगे बताओ अब? अतः उपरोक्त स्थितियों से स्पष्ट है कि अतः उपरोक्त तीनों स्थितियों से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? कि क्रियाशील बल है ना, स्पष्ट है कि बल निकाय का, है ना, है कि बल निकाय
का या तो एक बल या एक इसमें बोलो भाई बल युग्म में समानयन किया जा सकता है, किया जा सकता है। भाई फर्स्ट स्थिति में तो किसमें समानयन किया, आर में, दूसरी में जी में और तीसरे में आर में। तो तीनों स्थितियों में क्या देगा कि या तो आर में समानित होगा या फिर जी में समानित होगा। ठीक है, मिटा दूं, लिख लिया भाई, लिख लिया। देखो देखो इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट है ना, परिणामी का समीकरण। अभी जो परिणामी हमारे पास आया आर, उसका समीकरण निकालेंगे। भाई किसी रेखा के अनुदिश कार्यरत था वो, तो रेखा का हम समीकरण निकाल सकते हैं, वैसे हम किसका समीकरण निकालेंगे, परिणामी का समीकरण। ठीक है, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, इसमें लिखो मानव पिंड पर लगे बलों का निकाय इसके किसी बिंदु माना पिंड पर लगे बलों के निकाय का इसके किसी स्वच्छ बिंदु O पर, इसके स्वच्छ बिंदु O पर क्रियाशील एक बल O पर, क्रियाशील एक बल O पर, क्रियाशील O के सापेक्ष है ना R तथा O के सापेक्ष, O के सापेक्ष, O के सापेक्ष बल युग्म के आघूर्ण, बल युग्म के आघूर्ण, या फिर ऐसे लिख दो O के सापेक्ष G आघूर्ण के, जो बल युग्म का आघूर्ण होता है वो हमारे पास G होता है, G आघूर्ण के बल युग्म में समानयन किया जा सकता है। किसमें समानयन किया जा सकता है, अरे ये तो पढ़ रहे हैं कब से हम कि समतलीय बल निकाय को या तो क्या कर सकते हैं, बल में या फिर एक बल युग्म में समानयन किया जा सकता है, और जिस बल युग्म में समानयन किया उसका आघूर्ण कितना है, G। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है क्या भाई, बोलो। देखो अभी जो हमने पूर्व कथन के अनुसार, पूर्व कथन है ना, तो पहले भी इसके जस्ट पहले है ना स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 के अनुसार यदि बल निकाय को के अनुसार यदि बल निकाय को केवल एक परिणामी, केवल एक परिणामी R में समानित का मतलब होता है रिड्यूस करना है ना, समानित करें तो यह परिणामी बल O डैश पर O डैश B के अनुदिश
अनुदिश क्रियाशील होगी। ठीक है ना, किसके अनुदिश क्रियाशील होगा? ओडेश पर, ओडेश बी के अनुदिश क्रियाशील होगा यदि ओडेश बी पर कोई स्वेच्छ बिंदु H के ले तथा इस बिंदु के सापेक्ष बल युग्म का आघूर्ण G डैश ले तो देखो सुनो, क्या समझ में आया हमको? देखो सुनना बात को ध्यान से। अभी हमने कहा था कि एक परिणामी R होता है, उसकी विपरीत दिशा में इस तरह से हम R ले लेते हैं, उससे कुछ दूरी पर एक हम R ले लेते हैं, किसके अनुदिश? O डैश B के अनुदिश। और ये क्या है? O है, और ये क्या है? A है। अब इस O डैश B पर हम क्या ले लेते हैं? एक स्वेच्छ बिंदु H K ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? स्वेच्छ बिंदु H K ले लेते हैं। अब तुम्हें पता हो तो कल ही समझाया था मैंने कि अगर मैं किसी बिंदु H K के सापेक्ष, अगर बिंदु क्या लिया मैंने? H K लिया, तो जितने भी बल हैं उनके सापेक्ष अगर आघूर्ण निकालो तो क्या होता है? आघूर्ण G डैश बराबर H के लिया था कल वाले स्टेटमेंट में। यही बात समझ में हमने क्या किया था? मूल बिंदु को बिंदु H K पर स्थानांतरित किया था नहीं किया था? तो फिर आघूर्ण क्या आया था? G डैश आया था। वो G डैश क्या था हमारे पास? G डैश बराबर Gx माइनस, बोलो, HRy प्लस KRx। ये हमारे पास आघूर्ण हो जाता है किसके सापेक्ष? अब देखो, ये जो बिंदु H के है, हमें किसका समीकरण चाहिए? इस क्रिया रेखा O डैश B का समीकरण चाहिए। O डैश B का समीकरण चाहिए। तो पता है तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि समीकरण कैसे निकालते हैं? एक बिंदु ले लेते हैं और उसका बिंदु पथ लिख देते हैं। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि एक बिंदु ले लेते हैं और उसका क्या लिख देते हैं? बिंदु पथ लिख देते हैं। और वो बिंदु पथ ही क्या करता है? उसके समीकरण को निरूपित करता है। नहीं पढ़ा तुमने फर्स्ट ईयर में? सब हो ही नहीं सकता। ठीक है, G डैश बराबर Gx, ऐसे क्या कर रहे हो? नहीं पढ़ा फर्स्ट ईयर में? क्या ऐसे निकल गई तुक्के में? दुम्मा में कट गई? हाँ पटेगा, क्यों? हाँ कोटा पढ़े थे तुम? समझ गया मैं। तो बढ़िया पढ़ाते हो तुम। अच्छा मत करो यार, पढ़ा तो ढंग से पढ़ो। चलो ठीक है, गुजरी को गुजरी फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा चतमन से पढ़ लो जो पढ़ा रहता है ना ढंग से समझो, समझ में ना हो तो कहीं भी पूछो, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो G डैश बराबर हमारे पास ये आ गया। अब सुनना, परंतु परिणामी की क्रिया रेखा, ऐसे सुनो, पहले लिख लेते हैं परंतु। यहाँ तक तो समझ में आएगा ना कि हम किसी बिंदु H के सापेक्ष अगर बल युग्म का परिणामी आघूर्ण निकालते थे, वहां पर कैसे आया था भाई बताओ? वहां पे ये जो पहले तो क्या किया था हमारे पास? मूल बिंदु था, और मूल बिंदु के सापेक्ष ये x1, y1 होता था। फिर हमने क्या किया? मूल बिंदु को उठाकर एक नए बिंदु H K पर लेके गए थे, और इस H K के सापेक्ष ये जो बिंदु था वो क्या बन गया था? x1 माइनस h और y1 माइनस k बन गया था। ये बना था कल हमारे पास। फिर हमने आघूर्ण कैसे निकाला था? x1 y1 माइनस y1, x1 होता है, इस x1 की जगह x1 माइनस h इंटू y माइनस y1 की जगह y1 माइनस k इंटू x1। इसको सोल्व किया था हमने, तो सोल्व करके हमारे पास इस तरह का कुछ आ गया था। किस बिंदु के सापेक्ष? H के बिंदु के सापेक्ष। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये लिया है। आगे बात समझ में, H के बिंदु के सापेक्ष जितने भी हमारे पास क्या है बल युग्म बनेंगे, उन सभी का आघूर्णों का आघूर्ण जो होता है वो G डैश होता है। ठीक है, तो परंतु परिणामी लिखो, परंतु परिणामी की क्रिया रेखा पर स्थित किसी क्रिया रेखा पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष
आघूर्ण। आघूर्ण कितना होता है बताओ? जब हमें पता है, सुनो देखो सुनो, इस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण निकाल रहे हैं, तो आघूर्ण निकालना है बल इंटू लंबवत दूरी। जब ये बल किसी बिंदु से घूम जाता है तो ये आघूर्ण का मान कितना हो जाता है? 0। उस दिन भी समझाया था, जैसे किसी नट को खोलना है, उसमें क्या लगा दिया अपन ने? पाना लगा दिया, उस पर नीचे इस तरह से धक्का लगा रहे हैं, तो ये नट घूमेगा। अब मान लो तुम धक्का कहाँ लगा रहे हो? नट पर ही लगा रहे हो, तो नट घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। तो जब क्या होता है, जिस बिंदु के सापेक्ष हम क्या निकालते हैं? आघूर्ण निकालते हैं, और उसी बिंदु से क्या कर देते हैं? बल को गुजार देते हैं, तो आघूर्ण का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। नट को खोलना है और बल भी नट पर ही लगा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। नट को खोलने के लिए क्या करते हैं? नट पर क्या लगाते हैं? ऐसे पाना लगाते हैं, और उस पाने पर फिर इस तरह से बल लगाते हैं, इस तरह से, या फिर नीचे से बल लगाते हैं, खोलना हो या टाइट करना हो, ठीक है। तो नट घूमता कब है? जब हम उससे किसी दूरी पर बल लगाते हैं। बात समझ में आ गई? अगर बल को हम कहां लगाते हैं? उस नट पर ही लगाते हैं, तो घूमने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी नट की? 0। नट घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर? परंतु परिणामी की क्रिया रेखा पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण क्या होता है? 0 होता है। बोलो, नहीं है बात समझ में? परिणामी की क्रिया रेखा पर जो बिंदु है उसके सापेक्ष आघूर्ण, परिणामी कहां से गुजर रहा है? उसी बिंदु से गुजर रहा है, तो उस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण 0 जाएगा। अगर ये बल कहीं किसी दूरी r पर गुजरता तो हम कहते भाई आघूर्ण मिलेगा, पर जब परिणामी कहां से गुजर गया? उसी बिंदु से गुजर गया, तो आघूर्ण कितना हो जाएगा? 0। अर्थात g' बराबर 0। तो इसका मान कितना हो गया? gx माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स बराबर 0। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? देखो यहाँ पर क्या लिखा है? gx थोड़ी होता है, g होता है। तो g बराबर क्या आ गया हमारे? इसको लिख दो एच आर वाई माइनस के आर एक्स बराबर 0। ठीक है, ये तो एक बिंदु है, एक बिंदु के सापेक्ष आया है। इसी तरह से एच के क्या, सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये जो समीकरण आया वो कब आया? जब हमने बिंदु क्या काम में लिया? एच के। मुझे तो पूरी रेखा चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे बिंदु लेने पड़ेंगे, h1 k1 h2 k2 h3 k3 h4, इस तरह से बिंदु के, तो एक बिंदुओं से क्या बन जाएगी? एक रेखा बन जाएगी। तो मैं क्या करूंगा? इस एच के को एच के ना लिखकर क्या लिख दूंगा? एक्स और वाई लिख दूंगा। और एक्स वाई क्या होते हैं? चर, और चरों के मान क्या रहते हैं? बदलते रहते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें क्या लिखना हो? क्रिया समीकरण लिखना हो, तो कुछ मत करो, पहले एक बिंदु एच के लिए निकाल लो, और उस एच के को क्या कर दो? एक्स और वाई से प्रतिस्थापित कर दो। ऐसे फर्स्ट ईयर में याद आया होगा तुम्हें। तो हम क्या करेंगे? अतः अब सुनो, ये जो एच के है, अभी एच के कहां पर है? यहीं पर है। जब ये एच के चलेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? एक पथ बनेगा। क्या बनेगा? पथ। तो एच के चलने की वजह से, मतलब एच को भी चलाना है, के को भी चलाना है, और जो चलते हैं, जो बदलते हैं, उनको क्या कहते हैं? चर। तो फिर एच के की जगह क्या रख दो? एक्स वाई। ठीक है, अतः एच के का बिंदु पथ क्या होगा? भी बताओ, एच के की जगह क्या कर दो? बताओ, एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स बराबर जी। ये हमारे पास भाई इसका बिंदु पथ आ गया। ठीक है, जो कि परिणामी का जो क्रिया रेखा का समीकरण है, जो कि लिखो, जो कि क्रिया रेखा का समीकरण है, जिसके अनुदिश बल आर क्रियाशील है, बल आर क्रियाशील है। बात समझ में आ गई? तो ये जो आया, जिसके अनुदिश परिणामी बल, ऐसे लिख दो, जिसके अनुदिश परिणामी बल आर क्रियाशील है। तो किसका समीकरण हो गया? क्रिया रेखा का, और यही समीकरण कहलाता है परिणामी का, है ना। अर्थात परिणामी का समीकरण
परिणामी का समीकरण का मतलब है कि परिणामी जिस क्रिया रेखा के अनुदिश कार्यरत है उस रेखा का समीकरण। देखो परिणामी किसके अनुदिश कार्यरत है, इसके अनुदिश, तो हमें किसका समीकरण चाहिए, इसका समीकरण। उसके लिए हमने क्या किया, इस पर एक बिंदु h के लिया और h के सापेक्ष हमने आगुण निकाल लिए। आगुण g डैश बराबर ये होता है, पर हम जानते हैं कि अगर परिणामी पर ही बिंदु उपस्थित है या फिर बल ही उसी बिंदु से गुजर जाता है तो आगुण क्या हो जाता है, 0। तो 0 से हमने निकाल लिया। अब h के जब चलेगा तो h के का बिंदु पथ बनेगा। h के को क्या करना है, चलाना है, तो h के बदलेगा, यानी कि h के बदलता है तो उसकी स्थान पर हम क्या लिख लेंगे, x, y। तो ये किसका समीकरण आ जाएगा, हमारे पास परिणामी का समीकरण आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। कितना टाइम बाकी है, हो गया? ठीक है, अब सुनो मेरी बात, थोड़ा सा मैं आपको बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बंद, कल के बाद बारे में चर्चा कर लेते हैं। कल क्या पढ़ेंगे, कल पता है क्या करेंगे, कोई सवाल है अपना, फर्स्ट सवाल इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है। क्या बना हुआ है, त्रिभुज में 60-60 डिग्री के कोण है। कितने कितने डिग्री कोण है, 60-60 डिग्री के कोण है। इसमें बल कार्य करते हैं 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, इस तरह के बल। तो हमको क्या करना है, इन त्रिभुजों की भुजाओं पर बल कार्यरत है, तो हमें क्या करना है, परिणामी बल R का मान निकालना है। क्या करना है, क्वेश्चन एक तो ये है, ठीक है, परिणामी बल R का मान निकालना है और थीटा का मान निकालना है। R क्या होता है, RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर, और थीटा RY बाई RX, ये होता है। तो मुझे RY और RX की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा, पहले मुझे किसकी जरूरत है, RX क्या होता है, RX क्या होता है, x अक्ष के अनुदिश वियोजित भागों का बीजीय योग। यानी कि क्या करेंगे हम, किसके, बलों के वियोजित भाग, है ना, बल क्या है, ये है, तो इसका वियोजित भाग निकाल लेंगे। तो पता है इसका वियोजित भाग क्या आएगा, 5 cos 0, क्योंकि तो एक अक्ष पे पड़ा हुआ है, कोण कुछ ही नहीं बनाया, कल समझाऊंगा। इसका वियोजित भाग कितना आएगा भाई बताओ। देखो बल को क्या करना है, एक्स अक्ष पे पटकना है, पटको, इस बल को किस पर पटको, एक्स अक्ष पर पटको। तो जब ये एक्स अक्ष पर पड़ेगा तो ये एंगल कितना होता है, थीटा। तो कितना आंसर आएगा, 6 cos थीटा। कितना आएगा, 6 cos थीटा। तो थीटा का मान कितना है यहाँ पर, 120। ये 60 डिग्री कितना बचा, 120 बचा। तो एक तो ये आ गया। 5 की बात करते हैं, 5 का कितना होगा, 5 cos 0। पटकने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो पहले से पड़ा हुआ है। तो कोण कितना है, 0। इसको पटको एक्स अक्ष पर। अब सुनो, एक्स अक्ष को यही बना दो, ये भी तो क्या है, एक्स अक्ष है। अब इसको क्या करो, एक्स अक्ष पे पटको, ऐसा पटकोगे तो कोण कितना है अभी बताओ, नहीं, ये कोण कितना है, और ये कोण कितना है, इन दोनों कोणों को जोड़ना पड़ेगा। ये तो है 180 डिग्री और ये कितना है, 60 किसी हुआ, ये 60 है ना, तो ये भी 60, एक अंतर होगा। तो 60 और 180, तो मुझे एक्स अक्ष पर पटकने के लिए इसको कितना घुमाना पड़ा, 180 और 60 यानी कि 240। तो कितना आ जाएगा, 7 cos 240। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल RX। इसको सोल्व कर लो, RX आ जाएगा। अब क्या निकालना है, RY। क्या निकालना है, कुछ मत करो, जहां जहां कोस है वहां साइन लिख लो, सोल्व कर लो। तो RX भी आ गया, RY भी आ गया, वर्ग करके जोड़कर वर्गमूल ले लो, परिणामी बल R आ गया। थीटा निकालना है, RY बटा RX निकालना है, ठीक है। तो जो मैं कल प्रोसेस बताऊंगा, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। यूं मान लो कि अपना एक क्वेश्चन में अगर 1 घंटा भी लगा देना कल, कोई गम नहीं है। अगर ये जो क्वेश्चन यूं मान लो स्टैटिक्स की नींव है, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें एक क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया ना, तो पूरी स्टैटिक्स में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि घटक कैसे गिराए जाते हैं, घटक कैसे लिए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको कल सिखाऊंगा 2-3 तरीके से। एक तरीका तो ये है, RX निकाल लो, RY ऑटोमेटिक कोस की जगह साइन कर दो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
अगर आप अपने हिसाब से तरीका दूसरा लगाना चाहते हो तो पूरी स्थिति में अपने को RX पे अलग निकालना पड़ेगा और RY भी अलग निकालना पड़ेगा। और मेरे तरीके से करते हो तो केवल RX में ही काम चल जाएगा। RX में कोस है तो RY में साइन कर दो बस। ठीक है, बाकी कल पढ़ते हैं।